वालेकुम अस्सलाम ओके मैम। मैम। कैसे हैं आप सब लोग? मैम आप 2 दफा क्यों आती है? मैं इसलिए दो तुम्हारे कान बज रहे हैं, जिसको भी आ मैम रही है। नहीं, मैम नहीं, आवाज आप 2 दफा लिस्ट में शो हो रही हैं। समाविया हुसैन जी जी 2 दफा बिल्कुल आ रही हैं आप। जी, वो इसलिए मैं वो दो दफा, मैम 2 दफा ही कनेक्ट है। एक दफा वो मुझे क्यों? किया हुआ है इसीलिए कि बच्चों मुझे मैम है वो। आप लोगों की जो अटेंडेंस है स्क्रीनशॉट लेने हैं अटेंडेंस के, इसलिए। तो मैम आप लैपटॉप और मोबाइल दोनों से कनेक्ट हैं? हाँ जी, मैं लैपटॉप और मोबाइल दोनों से कनेक्ट हूँ। सही। वाओ। इसमें वाव वाली क्या बात है, तुम सब लोग भी हो सकते हो। नहीं मैम, हम एक जगह इकरा से तारक तुम्हारी तो समझ ही नहीं आती, मतलब इसमें वाव वाली क्या बात है, एवी बोलने के शौकीन लोग। कह तुम्हारी समझ नहीं है। चल, और सुनाए आप सब लोग कैसे हैं? मैम अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। अभी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। समिया आप सुनाओ। मैम ठीक आप ठाक। लोगों का ग्रुप सारा किधर है? मैम हम लोग रोज लेते हैं क्लास। जी जी रोज लेते हैं, मैं कह रही हूँ वैसे बड़ा चुप रहते हैं। मैम हम क्लास में भी चुप ही रहते थे। नहीं, क्लास में आपस में तो बोल रहे होते थे ना, वहाँ पे नजर आ जाते थे। मैम हम तो फिर भी चलो बोल लेते हैं थोड़ा सा, इकरा तो वो भी नहीं बोलती। तो की ना? इकरा मैम, इकरा हाँ चाहिए, इकरा इकरा। बोलती। चलो इकरा आप यहाँ पे बोल लिया करो, यहाँ पे आप नजर तो नहीं आ रही होती। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं इकरा? जी ठीक ठाक, आप सुनाए। मैं भी ठीक ठाक। अब ये कौन सी इकरा है, वो ना बोलने वाली इकरा? जी मैम वही। चलो इकरा, तुमने यहाँ पे सबसे ज्यादा बोला करना है। ठीक है मैम। बच्चों आज मैंने आप लोगों को स्लाइड इसलिए नहीं दी कि वो 2-3 लेक्चर की स्लाइड्स ना एक ही जैसी हैं। कोग्निटिव थेरेपी में हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं, तो वो जब स्लाइड सारी कंप्लीट हो जाएंगी ना, फिर मैं वो एक ही दफा दे दूंगी आपको। लेकिन बुक साथ हम लोग स्क्रीन शेयर कर दूंगी, इसके साथ बुक भी हम लोग कर लेंगे ओपन, तो वहां से आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, बल्कि अच्छी सी मिल जाएगी हेल्प। और आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट दी थी, BS 8th। मैम कौन सी असाइनमेंट? ये तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कौन सी असाइनमेंट दी थी। परसों हम लोग पढ़ रहे थे मैम आपको ABCD मेरी मॉडल आवाज पढ़ा आ था रही है? जी। तो ABCD मॉडल में आप लोगों को मैंने एक वर्कशीट दी थी, जिसमें एक्टिवेटिंग इवेंट्स थे, बिहेवियर था, उससे रिलेटेड कंसिक्वेंसेस थे। और आप लोगों को जो असाइनमेंट दी थी या होमवर्क दिया था, वो ये दिया था कि आप लोगों ने बताना है कि अगर ये सिचुएशन हो और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये बिहेवियर शो कर रहा है या कंसिक्वेंस आ रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन को, उस बिहेवियर को या उन कंसिक्वेंसेस को या उसकी उस थॉट को किस तरह से डिस्प्यूट करेंगे। अब कुछ याद आया? मैम याद तो सबको था, अलग बात है की किसी ने नहीं थी। कि किस खुशी में नहीं थी? मैम मैम थोड़ी देर मुझे पहले याद याद भी नहीं आया था था। कि क्या काम लिखा हुआ है, मुझे सारा भूल गया था। तो ही ना, मुझसे दोबारा पूछ लेती, ग्रुप में पूछ लेते। मैम याद ही नहीं रहा, आज दोबारा दे देते, हम कर लेंगे कल इंशाल्लाह। अच्छा चलो बच्चों, आज आगे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एंड पे भी मैं आप लोगों को दोबारा से असाइनमेंट मतलब अब डबल मैम करके सॉरी। यस मैम। अब आप ऐसा कीजिएगा कि आप कल तक, कल चलो कल की भी तुम लोगों की क्लास तो नहीं है ना, परसों तक ये असाइनमेंट कीजिएगा। बच्चों आप लोग अगर ये एक्सरसाइज करेंगे नहीं तो आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी, मतलब फिर एकदम जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे वहां पे आपको ज्यादा मुश्किल लगेगा,
ये चीजें मैम करना। हमें याद ही नहीं रहा, हम कर देंगे इंशाल्लाह। चलें कोई बात नहीं, अब आप वेंसडे तक कर लीजिएगा। ओके मैम। मैंने ये भी नहीं कहा कि आप सारे करें, मतलब काफी लंबी शीट है, आपको अगर सब करना ठीक लग रहा है तो आप बेशक सारे कर लें, लेकिन एटलीस्ट उसमें से 3 को आपने जरूर करना है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है वो उन एक्टिवेटिंग इवेंट्स के साथ आ रहा है, उसको बिहेवियर है, कंसिक्वेंसेज हैं, तो आप उसके उस बिलीव्स को किस तरह से डिस्प्यूट करेंगे। ठीक है, बस आप लोगों ने ये करना है और कुछ भी नहीं करना। जो भी समझे उसमें कोई सही गलत की बात नहीं है, आपकी सिर्फ एफर्ट ही चेक होगी। चलें बच्चों आजकल मैम जी जी मैम मैम क्या असाइनमेंट करना है, दोबारा दोबारा बताइएगा। जो मैं ये कह रही थी कि परसों मैंने आप लोगों को, सहर ने भी आपके साथ शेयर कर दी थी ग्रुप में, कुछ शीट्स दी थी, वर्कशीट्स थी, जिस हम लोगों ने परसों पढ़ा था ना, ABCDE मॉडल इन CBT। ABCDE मॉडल एक्चुअली है तो REBT का मॉडल, लेकिन क्योंकि CBT में बिहेवियर थेरेपी को भी हम लोगों ने इंक्लूड किया होता है, तो इसलिए बहुत सी वहाँ की चीजें जो हैं वो हम लोग CBT में पढ़ रहे होते हैं। अब ABCDE मॉडल जब हम लगा रहे होते हैं, उससे रिलेटेड एक वर्कशीट दी थी मैंने आपको। आपने ये करना था, उस वर्कशीट में क्या था कि आपको एक्टिवेटिंग इवेंट्स भी दिए हुए थे, उससे रिलेटेड बिहेवियर या बिलीव्स भी दिए हुए थे, और उनके लिहाज से क्या क्या कंसिक्वेंसेस उस क्लाइंट को फेस करने पड़ते हैं वो भी बताए हुए थे क्लियर कट। आपने ये करना था कि आपने उस थॉट्स को, उन बिलीव्स को डिस्प्यूट करना था। अब आपने उसको डिस्प्यूट किस तरह से करना था वो आपने बस वहां पे लिख के बताना था कि आप अगर करेंगे, आपके पास क्लाइंट आ रहा है तो आप किस किस तरह से करेंगे। ठीक है, समझ आ गई बच्चों? BS8 समझ आ गई? यस मैम आ गई है। चलें इंशाल्लाह ताला होप सो परसों तक आप लोग कर लेंगे ये, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी थेरेपी। नो मैम, मुझे तो आवाज बड़ी कट कट के आ रही है, तो आप मैसेज में भी भेज दीजिएगा ग्रुप में। चलें ठीक है, मैं वॉइस आपको मैसेज। जाते जाते दोबारा भी बता दूंगी, आप परेशान ना हो। आज हम लोगों ने पढ़ना है बच्चों कि हम लोगों ने थेराप्यूटिक रिलेशनशिप और किस किस तरह से थेरेपी में, मतलब अब हम लोगों ने थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के बारे में तो सॉरी पढ़ लिया था। आज हम लोगों ने पढ़ना है कि CBT में हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो थेराप्यूटिक प्रोसेस है CBT का, उसकी कुछ कोर टेक्निक्स हैं। ठीक है, मतलब जो कि आप जहाँ पे भी जाएंगे वहां पे आपको तकरीबन हर जगह ही इन टेक्निक्स के बारे में अगर कोई आपसे पूछता है तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये आपकी बुक में भी लिखी हुई है, लेकिन बुक में अगर कोई चीज नहीं होती तो मुझे कहीं और से मिलती है तो मैं वहां से भी शेयर कर देती हूँ। बुक में कोलैबोरेटिव एम्पिरिसिज्म के बारे में नहीं बताया गया। कोलैबोरेटिव एम्पिरिसिज्म बच्चों, उसके बारे में ज्यादा परेशान नहीं होना। कोलैबोरेटिव एम्पिरिसिज्म का मतलब है कि जब थेरापिस्ट और क्लाइंट आपस में एक दूसरे को, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो के एक दूसरे के साथ अपनी स्ट्रेंथ को शेयर करके वर्क कर रहे होते हैं, यानी कि जब आपका एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन रहा होता है जिसमें एम्पैथी होती है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होता है, सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग होती है, जब आपकी ये सब चीजें चल रही होती हैं तो इसका मतलब होता है कि आपका जो CBT का प्रोसेस है वो कोलैबोरेटिवली बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। समझ आ गई इसकी? मैम कुछ बच्चों को आवाज ही नहीं आ रही, मुझे भी स्टार्टिंग से आवाज नहीं आई। अच्छा, लेकिन मेरा टीचर मैसेज कर रहे हैं। वैसे है तो मैंने ऑन तो किया हुआ है, आवाज तो आनी चाहिए। मैम हमें तो आ रही है, तो नहीं आ रही। चले कोई बात नहीं, मैं वो दोबारा नीचे कदीर ने भी मैसेज किया है, उससे पहले भी एक ने मैसेज किया है, मुझे भी स्टार्टिंग से नहीं आई। मैम इसको दोबारा रिपीट कर दें। चले कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ बच्चों। मैं ये कह रही थी कि हम लोगों ने आज थेराप्यूटिक प्रोसेस जो है CBT का, जो इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और उसी को आगे लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इंटरव्यू के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि डिसफंक्शनल थॉट टू रिकॉर्ड हम कैसे कर रहे होते हैं, हम लोगों ने कौन कौन से स्केल्स या क्वेश्चनियर्स अप्लाई करने होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड आगे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, बुक में भी हैं। बुक में एक्चुअली वहां पे जब आप बुक में देखेंगे तो आपको सिर्फ गाइडेड डिस्कवरी, सोक्रेटिक डायलॉग या 3 क्वेश्चन टेक्निक मिलेगी, लेकिन मुझे इसके अलावा बहुत सी जगहों पे CBT के कोर प्रोसेस में एक वर्ड पढ़ेंगे या एक टर्म पढ़ा करेंगे, कोलैबोरेटिव एम्पिरिसिज्म। कोलैबोरेटिव एम्पिरिसिज्म का मतलब, जैसा आपको अपनी स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, कोलैबोरेटिव एम्पिरिसिज्म का मतलब ये होता है कि जब
क्लाइंट और जब क्लाइंट और थेरेपिस्ट आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होके काम कर रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ आप ये कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ अपनी स्ट्रेंथ को शेयर कर रहे होते हैं, और एक क्लाइंट जो है वो भी थेरेपिस्ट से कुछ नहीं छुपा रहा होता, और थेरेपिस्ट भी क्लाइंट को अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड दे रहा होता है, सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी सारी बातों को सुन रहा होता है, एक्टिव लिसनिंग हो रही होती है। तो ये सीबीटी का कोर प्रोसेस है। अगर देखा जाए बच्चों तो ये सिर्फ सीबीटी का कोर प्रोसेस नहीं है, बल्कि आप सीबीटी के अलावा जितनी भी थेरेपीज पढ़ रहे हैं, आप एक थेरेपिस्ट बन रहे हैं, तो वहाँ पे एक्चुअली ये कोलैबोरेटिव एम्पिरिसिज्म हर जगह ही अप्लाई हो रहा है। बेशक आप थेरेपिस्ट ना भी बने, आप कोई और काम भी कर रहे हैं और आपके कुछ जूनियर्स हैं या आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, तो वहाँ पे उनके लिए भी आप ये हर जगह ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, समझ आ गई अब सब बच्चों को? आमना, मैम आमना आवाज आ रही है? मेरे को आवाज ही नहीं आ रही अब। आवाज क्यों नहीं आ रही बच्चों? आ रही है शायद। मैम मुझे तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। आमना की तरफ नेट का इशू होगा। हाँ, आमना की आपकी तरफ नेट का इशू ना हो। वैसे मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, है, मुझे रिकॉर्डिंग सुन भी सकता है? जी बच्चों। बच्चों क्या पूछ रहे हैं? बालू बता मैम को। आयशा, सॉरी मैम। जी आमना, आमना कहाँ गायब हो गई है? मैम आमना मैसेज मैम कर उसे रही है, आवाज ही मुझे नहीं गई। आवाज नहीं आ रही। आमना हो सकता मैम है अब आपके आपने पास कोई नेट का इशू हो। मैम इनको नेट का इशू है, वैसे तो आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। हाँ, मे भी नेट का इशू हो उन्हें। यस मैम। मैम क्योंकि अगर आपकी तरफ प्रॉब्लम होता तो हमें भी फिर ना हाँ, सही फिर नहीं तो आनी। हमें से किसी को भी नहीं थी आनी। अच्छा, अब मैं फिर क्या किया जाए बच्चों? मैम ये तो इशू ही है, कभी किसी की लाइट ऑफ हो जाती है, कभी किसी का नेट का इशू होता है। हाँ बच्चों, हम बेचारे मसाइल तो फेस करना ही पड़ेंगे ना, अब क्या कर सकते मेरी लाइट पता नहीं क्यों ऑफ नहीं होती, मेरा दिल करता है हो जाए। आयशा खुदा का खौफ करो, रात गई तो थी। आयशा, मैं लेक्चर के टाइम पे जा रही। आयशा, आप ना जरा आप Yes, सीरियस ma'am. होकर थोड़ा पढ़ लें। आमना Okay, ma'am. किसी को बच्चों आमना की आवाज आ रही है? अब तो मुझे मैम बिल्कुल नहीं। आवाज ही खत्म हो गई है। पहले तो फिर उसकी हल्की मैम मैसेज ही मैम नजर आ रहे उसका वो मैसेज ही कर रही है आमना, वैसे तो उसकी। मैम आप पढ़ा दे, मैं उसके साथ उसे कह देती हूँ कि मैं उसे बाद में करवा दूंगी कवर। चलें जो भी है, लेकिन बाद में इंशाल्लाह ताला होप्स हो कि मैं आप लोगों को मैम इकरा तारीख ma'am. कह रही है कि रिकॉर्डिंग शेयर कर दें। चले मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, लेकिन रिकॉर्डिंग शेयर मैम कैसे मैं उसे करूंगी? कह देती हूँ। अच्छा बच्चों, अगर ये रिकॉर्डिंग मेल इजीली मेल हो सके तो मैं आप लोगों को मेल कर दूंगी, लेकिन मेल मैं तब करूंगी जब मैं सारा पढ़ा चुकी होंगी तब। अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कोलैबोरेटिव एम्पिरिसिज्म के बारे में। कोलैबोरेटिव एम्पिरिसिज्म की आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट है जो कि टेक्निक बहुत ज्यादा यूज हो रही होती है, वो है सोक्रेटिक डायलॉग। सोक्रेटिक डायलॉग अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो कि इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक पूरी शीट दी थी जिसमें सोक्रेटिक डायलॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखे हुए थे। सोक्रेटिक डायलॉग और गाइडेड डिस्कवरी, कई बात कुछ लोग इन्हें अलग अलग ले रहे होते हैं कि ये अलग अलग टर्म्स हैं, और कुछ लोग इन लोगों को एक ही टर्म्स कंसीडर कर रहे होते हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि गाइडेड डिस्कवरी में एक्चुअली हम सोक्रेटिक डायलॉग कर रहे होते हैं। सोक्रेटिक डायलॉग एक्चुअली होते क्या हैं? सोक्रेटिक डायलॉग में एक्चुअली एक सीरीज होती है क्वेश्चंस की। आप ये कह लें कि वो एक तरह से काउंटर क्वेश्चनिंग होती है। अगर क्लाइंट कहीं पे ये कह रहा है कि मैं खुद को बहुत ज्यादा कमतर समझ रहा हूँ, तो आप फौरन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उससे होगा कि आप खुद को कमतर किस तरह से समझ रहे हैं। फिर वो अपनी सिचुएशन बताएगा, फिर उस सिचुएशन से रिलेटेड आपके माइंड में फौरन से एक क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि सोक्रेटिक डायलॉग में एक क्वेश्चन के अंदर से ही दूसरा क्वेश्चन निकल रहा होता है। और इसी तरह जब आप क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप क्लाइंट को किसी ना किसी तरह से लॉजिकल वे की तरफ लेके जा रहे होते हैं, उसको उसके एक्सपीरियंसेस की तरफ लेके जा रहे होते हैं। और ये कोग्निटिव टेक्निक है, और ये मतलब इसके अलावा ये आरईबीटी में भी बहुत अच्छे से यूज हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद है गाइडेड डिस्कवरी।
गाइडेड डिस्कवरी में क्या होता है कि इसमें भी क्लाइंट को सेम टू सेम ये भी कहीं ना कहीं सोक्रेटिक डायलॉग से बहुत ज्यादा हद तक मिल रही होती है। इसमें एक्चुअली क्लाइंट की ही प्रॉब्लम्स या क्लाइंट की ही जो वर्डिंग है ना, वो थेरेपिस्ट को मूव करवा रही होती है कि अब क्लाइंट से आप इस मौजू पे बात करें, जस्ट लाइक सोक्रेटिक डायलॉग। सोक्रेटिक मैम डायलॉग डायलॉग टाइप फिर कन्वर्सेशन होती है। मतलब तो आप जब थेरेपिस्ट के साथ फॉर एग्जांपल ये सब चीजें वो हैं जो हम लोग शुरू में ले रहे हैं अभी, यानी कि आपका इंटरव्यू हो रहा है, चीजें चल रही हैं, क्योंकि जो कोई भी टेक्निक हो, सीबीटी है, आपकी कोई और थेरेपी है, हर थेरेपी में एज अ साइकोलॉजिस्ट हर किसी के लिए, बल्कि एज अ साइकोलॉजिस्ट नहीं, वरना अगर आप फिजिशियन हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, आप एक लॉयर हैं, या इस तरह के जितने भी फील्ड्स हैं, वहां पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपकी हिस्ट्री। आपकी हिस्ट्री जितनी ज्यादा डिटेल्ड होगी और जितनी ज्यादा आप ये कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा हिस्ट्री आपके पास होगी ना, जितनी ज्यादा बातें आप एक पर्सन से निकलवा सकते होंगे, वो आपके लिए उतनी ही ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं और आपको उतना ही ज्यादा फायदा होता है उससे। वो चीजें खुद ही आपको बता रही होती हैं कि आपने अब इस पॉइंट पे काम करना है, अब आपने इस पॉइंट पे काम करना है, ये पॉइंट उसके लिए वहां ट्रिगर किया था। ठीक है, यस मैम। अब आपके सामने डिस्कवरी में करते क्या है? बच्चों गाइडेड डिस्कवरी में भी क्वेश्चनिंग हो रही होती है। फॉर मैम एग्जाम्पल डायलॉग कर रहे होते हैं ना, डायलॉग कर रहे होते हैं हम लोग सोक्रेटिक डायलॉग की तरह। गाइडेड डिस्कवरी में भी यही कुछ और होता है। आपने इंटरव्यू ले लिया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेशन में आपको चीजें पता चल रही हैं, आपने डिसफंक्शनल थॉट रिकॉर्ड की शीट भी जी डिसफंक्शनल थॉट रिकॉर्ड शीट भी आपने बना लिया, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था, देखा भी था। आपने एबीसीडी मॉडल भी उससे देख लिया। अब आपके पास एक हिस्ट्री आ गई है, आपके पास एक हम लोगों ने कोग्निटिव कंसेप्चुअलाइजेशन डायग्राम पढ़े थे, आपने अपने लिए डायग्राम बना लिए। जब आप इन सब चीजों को भी देख रहे हैं ना, तो आपको हिस्ट्री पढ़ते हुए, इंटरव्यू पढ़ते हुए और उसकी डिसफंक्शनल थॉट रिकॉर्ड्स को देखते हुए कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि ये चीज यहाँ से मिसिंग है, या इस चीज पे उसने ज्यादा बात ही नहीं की, यहाँ पे मुझे उससे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो आप साइड पे एक अपनी प्रिपरेशन के लिए एक अलग से लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वही लिस्ट आपको हेल्प कर रही होती है गाइडेड डिस्कवरी के लिए और सोक्रेटिक डायलॉग। समझ आ गई है बच्चों? यस मैम। मैम मुझे ये लग रहा है गाइडेड डिस्कवरी में ये नहीं आ रहा कि वो जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट ने जो भी अपने थॉट्स और प्रॉब्लम डिस्कस की हैं उनको यानी कि अपने वर्ड्स में एक दोबारा, जिस तरह हम लोगों ने वो टेक्निक्स में पढ़ा था, रिफेस करते हैं हम लोग उसकी प्रॉब्लम को, कि हम उसको दोबारा उसकी प्रॉब्लम बताते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का मतलब ये था ना। हम लोग मरियम हम मरियम डिस्कवर कर रहे हैं उसकी बातों से। अभी तो आप चीजें ले रहे हैं ना, और कहीं ना कहीं हम भी डिस्कवर कर रहे हैं, अभी डिस्कवर कर रहे हैं, और साथ साथ उसको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा सोचे, कहीं वो गलत बात तो नहीं सोच रहा। आप याद करें कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस के एंड पे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस को चैलेंज कैसे करना है। तो यहाँ पे भी अभी चीजें वो चल रही हैं जो आप कह रहे हैं ना मरियम, वो है टेक्निक्स जो हम लोगों ने एक्चुअली अप्लाई कर रहे होंगे बाद में, फिर हम उससे वहां पे वो आएगा जिसमें हम इसको कहते हैं कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, कि हम लोग उसकी ही थॉट्स को अब एक नई तरह से उसे बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको नहीं लगता कि इसका मीनिंग ये हो सकता था, या कहीं आप ऐसा सोचने की कोशिश तो नहीं थे कर रहे। वहां पे फिर हम उसको उस तरह से लेके मैम फैक्ट्स बताने की हम कोशिश कर रहे होते हैं। हाँ, अब यहाँ आपके सामने सोक्रेटिक डायलॉग आ रहे हैं, ये 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, देखिए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है, जैसे यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन आप करेंगे बार बार उससे कि अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही, जैसे यहाँ पे उसने 2-3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, व्हाई डू यू से दैट, हाउ डज दिस रिलेट टू आवर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये अब यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही क्या वर्ड। मैम क्लाइंट से ये पूछेंगे, ये आप क्लाइंट से पूछ रहे होंगे। अब जब क्लाइंट क्वेश्चंस का आंसर दे रहा होगा तो वो थोड़ी देर के लिए उसी चीज को जिसको पहले वो एक बहुत अलग तरह से सोच रहे हैं उसको थोड़ा अलग तरह से सोचने लग गए, क्योंकि पहले तो डिस्कशन है मैम लिखा हुआ, डिस्कशन। हाँ जी, हाउ डज द रिलेट टू आवर डिस्कशन। अब यहाँ पे ये हो रहा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसे थोड़ा सा अंदाजा होगा कि हो सकता है वो ही गलत सोच रहा हो, या उसको ही इस बातों की समझ ना आ रही हो। ठीक है, उसके बाद अब इस तरह ये भी हो सकता है ना कि अगर क्लाइंट को इलॉजिकल बात सोच रहा है, जब हम उससे पूछते हैं तो फिर उसे खुद भी आइडिया होता है कि मैं जो है वो बेसलेस बात जो है वो सोच रहा हूँ, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप एक बार बार काउंटर क्वेश्चन होगी तो एक साइड पे आके वो फंस जाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगी वो आपको क्या जवाब दे। उसको लगेगा कि अब उसके पास कोई जवाब नहीं, वहां पे बिल्कुल चुप हो जाएगा। जब वहां पे वो चुप होगा तो फिर आपने कोई ना कोई चीज उसको अब नए सिरे की या नई तरफ, या आप ये कह सकते हैं आपने उसे एक नया रास्ता दिखाना है वहां पे जाके।
ठीक है। ठीक। अब जैसे यहाँ पे क्लैरिफिकेशन थी, उसी के साथ है प्रोब। प्रोब में क्या होता है कि आपने उसकी अजम्पशंस होती हैं, जो भी उसकी अजम्पशंस हैं आपने उनके बारे में व्हाट कुड वी अज्यूम, इंस्टेड आप उससे पूछेंगे कि आप अगर ये चीज सोच रहे हैं, अब इसके अलावा आपको नहीं लगता आप इसके बारे में किसी नई तरह से भी सोच सकते थे। हाउ कैन यू वेरीफाई द योर, एक मिनट बच्चों, हाउ कैन यू वेरीफाई और approve that assumption, disapprove that assumption। अब आप उससे पूछेंगे कि आप इस चीज को अगर डिसअप्रूव करना चाहें, अगर आपको मतलब आप इतनी ज्यादा उसके लिए आप उसके लिए इतने ज्यादा प्रूफ दे रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको डिसप्रूव कर रही हो, या कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिसके अगेंस्ट हो। तो वहां पे फिर उसको थोड़ा कोई ना कोई बात मिलेगी, फिर उसको लगेगा कि वाकई वो जिस बात को इतना बढ़ा चढ़ा के सोच रहा है वो इतनी बड़ी है नहीं। सही है बच्चों? मतलब ये सारे क्वेश्चंस है जो एक थेरेपिस्ट जो है क्लाइंट से जी करता जी, है। ये सारे क्वेश्चनिंग हैं जो कि आपको थोड़ा सा क्लाइंट को थोड़ा सोचने की तरफ लेके जा रहे हो। जैसे अगर उसके सामने लिखें प्रोब रीजंस, कि आप अब उससे आहिस्ता आहिस्ता रीजंस के बारे में पूछेंगे, उसके लिहाज से उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस आपको बताए हैं। फिर नेक्स्ट है प्रोब व्यू पॉइंट्स, प्रोब इम्प्लीकेशंस, क्वेश्चंस अबाउट द क्वेश्चन, मतलब इसी तरह चीज बार बार। जी 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 आयशा। मैम इन क्वेश्चंस के थ्रू हम प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे या प्रॉब्लम की कॉजेज को फाइंड आउट करेंगे या दोनों को करेंगे? इन क्वेश्चंस के प्रॉब्लम तो आपको कई दफा पहले ही मिल जाता है। ये मैम कॉजेज हम इसके थ्रू कॉजेज भी कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन चीजों को जरा और क्लैरिफाई कर रहे होते हैं, और ये क्वेश्चंस थेरेपिस्ट ज्यादा क्लाइंट के लिए हेल्पफुल होते हैं, कि क्लाइंट इन बातों को कहीं ना कहीं घर जाकर भी सोचने लग जाता है कि अच्छा उसने मुझसे ये बात पूछी थी, वहां पे उसको देने के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं था, कि यहाँ पे मैंने जिसको जवाब दिया था वो असल में मैंने उसको टालने के लिए दिया था, और वहां पे आपको ही पता चल रहा होता है कि क्लाइंट आपको टाल रहा है। तो कहीं ना कहीं क्लाइंट की थॉट्स को चेंज करने के लिए हाँ, आहिस्ता आहिस्ता उसकी थॉट को हम लोग चेंज कर रहे होते हैं, बल्कि चेंज की तरफ लाने की ट्राई कर रहे होते हैं कि चलो वो इसको किसी अलग तरह से सोचे तो सही। ठीक है बच्चों, समझ आई? अब इसी तरह अगर आप नेक्स्ट देखें, ये थे हमारे सोक्रेटिक डायलॉग, और सोक्रेटिक डायलॉग्स में यही क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, इन क्वेश्चंस में आप अपने लिहाज से, मतलब आपका क्लाइंट है, उसकी क्या सिचुएशन है, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसके लिहाज से वर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपने इसी तरह से पूछने होते हैं। मैम सोक्रेटिक का मतलब क्या है? सोक्रेटिक डायलॉग बच्चों, सोक्रेट्स का तो पता ही है ना आपको। मैम पर्सनालिटी थी सोक्रेट्स पर्सनालिटी थी, और सोक्रेट जिसको हम लोग कहते हैं अरिस्टो, नहीं वो तो अरिस्टोटल को कहते हैं। मैम नो अरिस्टो नहीं मैम, सुकरात कहते हैं बच्चों, सुकरात। तो उसकी आपने पढ़ी होगी अपनी हिस्ट्री की बुक में। हिस्ट्री की बुक अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा सा याद करें तो यस मैम पढ़ा हुआ है। पर्सन के जिसको मतलब अगर आप देखें ना बच्चों, तो जितनी भी मतलब ज्यादातर अगर आपने देखा हो मैथ्स में या बहुत सी जगहों पे बहुत सी इम्प्लीकेशंस में आप हमेशा एक ही नाम पढ़े होते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं ये यूनान से आई, यानी कि ग्रीस से, या ये फलां चीजें ये एक्चुअली ग्रीस ने डेवलप की। ग्रीस एक टाइम ऐसा था कि जिस तरह से अब अमेरिका है, इंग्लैंड है, या यूरोपियन कंट्रीज है ना, कि वो मतलब किसी भी नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए वो एक समझे जाते हैं कि वो सबसे एक्सट्रीम और सबसे अच्छी जो नॉलेज है वो वहाँ पे मिल रही होती है। इसी तरह एक टाइम था कि जब आप ये कह लें कि दुनिया भर के हर फिलोसफर या हर साइंटिस्ट और हर तरह से जो अहले इल्म लोग हैं ना, वो सारे ग्रीस में थे। तो सोक्रेट्स भी वहाँ का एक फिलोसफर था, और उसकी फिलोसफी से ही रिलेट करके ये सारे क्वेश्चंस हम लोग यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो फिलोसफी है ना, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल नॉलेजेस। वो आपके हर इल्म की जो मदर है वो फिलोसफी है। तो हमारी हर चीज वहीं से निकलती है। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं बीएस में, जब आप लोगों ने अपने शुरू वाले सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में हिस्ट्री पढ़ी होगी या थर्ड सेमेस्टर में, तो हिस्ट्री में सबसे पहले वही लोग थे जो फिलोसफर थे, और उसका साइंस से किसी तरह का कोई लिंक नहीं। लेकिन वही चीजें हमारे लिए आगे जाके साइंटिफिक नॉलेज को किस किस तरह से उन्होंने लिंक दिया था, तो ये सारी चीजें वहां से निकली हैं। तो सोक्रेटिक डायलॉग एक्चुअली कहा जाता है कि सुकरात एक्चुअली अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से करता था इस तरह के डायलॉग। आपको पता होगा कि सुकरात को बाद में उन्होंने जहर का प्याला भी पिला दिया था, क्योंकि वहां के मैम उसने खुद पिया था। मैम उसने कहा था कि या तो तुम झूठ बोलो या फिर ये जहर का प्याला पी लो। मैम उसने झूठ नहीं बोला था और ये जहर पी लिया। और उसको ये कहा क्यों गया था? क्योंकि लोगों को लगता था कि वो जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं या वहाँ के जो यंग जनरेशन है ना, वो उनको जब सोचने पे मजबूर कर रहा है ना, मतलब इसी तरह के क्वेश्चन उसने भी उनसे किए होंगे ना, कि आप अगर इस तरह के काम कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है ये काम आपको किस तरह से एडवांटेज दे रहा है।
क्या इसका कोई आपको फायदा भी है, या आप इसको एक नई तरह से नहीं कर सकते? यानी कि उसने, आप ये कह सकते हैं कि ब्लाइंडली लोगों को, ट्रेडिशंस को या हर किसी के ऑर्डर्स को ब्लाइंडली फॉलो करने से एक तरह से मना करने की कोशिश की। तो इसीलिए उसके सोक्रेटिक डायलॉग सीबीटी में और आरईबीटी में सबसे ज्यादा आप ये कहने के फेमस भी हैं और हेल्पफुल भी होते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस मैम। अच्छा बच्चों, सोक्रेटिक डायलॉग का यहाँ तक हो गया, गाइडेड डिस्कवरी की आपको भी समझ आ गई है। अब उसके बाद हमारे पास आती है 3 क्वेश्चन टेक्निक। 3 क्वेश्चन टेक्निक भी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये भी सोक्रेटिक डायलॉग से मिल रही होती है। इसमें भी आप क्या पूछते हैं क्लाइंट से, ये 3 क्वेश्चन है और इसके अलावा आपने और कोई क्वेश्चन नहीं उनसे करना होता, और ये यही क्वेश्चंस करने होंगे आपने बार बार। जिसमें फर्स्ट भी आप उनसे पूछ रहे होते हैं कि एविडेंस, अगर उसका बिलीफ है, ऐसा कोई ऐसा बिलीफ है जो कि उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो आप उससे पूछेंगे कि इस बिलीफ के लिए उसके पास क्या एविडेंसेस हैं, क्या प्रूफ्स हैं। वो आपके पास, ऑब्वियसली क्लाइंट आपसे ज्यादा तेज होता है, आपके पास पहले कोई एक प्रूफ लेके आएगा, दूसरा लेके आएगा, तीसरा लेके आएगा, लेकिन आप क्योंकि उससे ज्यादा नॉलेज रख रहे होते हैं उन चीजों का, आपको ज्यादा पता होता है कि आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है, तो आप उसको किसी ना किसी मामले में या किसी ना किसी एविडेंस पे कुछ ऐसा करेंगे कि वहां पे उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। इवन कई दफा आप लोगों की आपस में बहस हो रही होती है, तो वहां पे ऐसा होता है ना कि आप बहस को बीच में छोड़ देते हैं, आपको लग रहा होता है अब आपका आंसर ही नहीं दे सकते या आप सामने वाले को मुतमईन ही नहीं कर सकते। उस वक्त एक्चुअली आप बीच में छोड़ के क्यों जा रहे होते हैं? क्योंकि आपके पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं होता। बहुत सी बातों में आपके बहन भाइयों के साथ लड़ाई हो जाती है, दोस्तों के साथ हो जाती है, तो वहां पे भी हम लोग इसी तरह आपने यही काम अपने क्लाइंट के साथ करना है। सेकंड क्वेश्चन है वो हम उससे ये पूछ रहे होते हैं कि अगर उस सिचुएशन या उस एक्टिवेटिंग इवेंट को उसने किस तरह से इंटरप्रेट किया है, तो अगर क्या वो इसी इवेंट को किसी और लिहाज से या किसी और तरह से भी इंटरप्रेट कर सकता है या नहीं। अब वहां पे जब वो उस सिचुएशन को सोचेगा, देखेगा, हो सकता है उसके पास उस वक्त कोई आंसर ना हो, तो आप उसे एज अ होमवर्क ही असाइन कर देंगे कि चलिए आप घर से, ये होमवर्क है आपका, आपने 2-3 और इस तरह की सिचुएशंस लिखनी है कि आपने देखना है कि इस सिचुएशन को मैं और किन किन वेज में इंटरप्रेट कर सकता था या कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों? उसके बाद यस मैम। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल अब वो सेकंड क्वेश्चन पे उसने आपको किस तरह से मुतमईन कर दिया है, अब आपके पास कोई आंसर नहीं है कि आप क्लाइंट को कर सके, तो आप थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? आप उसे ये पूछेंगे कि अगर आपको लगता है कि आप जो सोच रहे हैं, आपका जो बिलीफ है वो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है और आपके लिहाज से करेक्ट है, चलिए आप मुझे ये बताएं कि ये बिलीफ आपको किस किस तरह से फायदा दे रहे हैं, या आपकी लाइफ में इन बिलीफ्स ने आपको कभी कोई फायदा पहुंचाया है, या ये बिलीफ कहीं पे अप्लाई हो भी रहे हैं या नहीं। अब यहाँ पे आगे हो सकता है क्लाइंट के पास कोई भी आंसर ना हो आपके लिए, फिर आप उससे पूछेंगे अगर आप सिचुएशन को इंटरप्रेट करके देखें, किसी पॉजिटिव वे में करके देखें, बेशक अपनी मर्जी से किसी और वे में, कोई एग्जांपल दे दें। फॉर एग्जांपल अगर हम एज अ स्टूडेंट लें, स्टूडेंट के तौर पे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसको बहुत ज्यादा मार्क्स चाहिए, अब उसके एक सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आए और मार्क्स ना आने की वजह से उसको लग रहा है कि या आप सब चीज खत्म हो गई है। अब वो एक नालायक तरीन स्टूडेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन में उसका बिलीफ है ना कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं नाकाम तरीन हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा कभी भी। ठीक है, ये उसका बिलीफ है। अब उसके पास एविडेंस क्या, आप उससे एविडेंस पूछेंगे तो एविडेंस के तौर पे वो अपनी वो फेलियर बताएगा। ठीक है, अब वहां पे आप उससे पूछेंगे आप किसी और में तो नहीं फेल थे, सेकंड वाले इंटरप्रेट, जब आप उसी सिचुएशन को इंटरप्रेट कर रहे हो तो आप उससे किस तरह से इंटरप्रिटेशन लेंगे, आप कहेंगे कि आप किसी और सब्जेक्ट का बताएं, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो उसके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो, या कोई ऐसा सब्जेक्ट। अब आप ये तो नहीं उससे पूछ सकते कि आप ड्राइंग में कितने अच्छे हैं, उससे तो उसे ड्राइंग पसंद ही ना हो बिल्कुल भी। कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें उसको लगे कि हाँ नहीं, उस सब्जेक्ट में मार्क्स लेना भी उतना ही वर्थफुल है जितना किसी और सब्जेक्ट में लेना है। अब चलें फॉर एग्जांपल उसने उस सिचुएशन को भी इंटरप्रेट करके वहां पे आपको सेटिस्फाई कर दिया, या आपको लगा है कि नहीं भाई मैं क्लाइंट को यहाँ पे हैंडल नहीं कर सकता, तो आप थर्ड पे आ जाएंगे। थर्ड पे आप उससे पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल तुमने ये कहा है कि जो भी सिचुएशन है, मतलब कि तुम एक नाकाम तरीन हो या किस तरह से हो, तो तुम ये बताओ कि अगर तुम हमेशा इस तरह से यही बात सोचोगे या तुम्हारा ये बिलीफ बिल्कुल ठीक है, तो क्या ये बिलीफ तुम्हें किसी तरह से फायदा दे रहा है। अगर इस बिलीफ की बजाय तुम ये सोचो
कि मुझे इस चीज को ओवरकम करना है और मुझे नेक्स्ट इसके लिए इस तरह से इस लिहाज से प्रेपरेशन करनी है, या मैंने ये देखना है कि इस सब्जेक्ट में अगर मैं फेल हुआ हूँ या मेरे मार्क्स कम आए हैं तो वो किस तरह से कम आए, मतलब थ्योरी में कम आए हैं, प्रैक्टिकल में कम आए। फॉर एग्जांपल किसी के मैथ्स में कम है तो वो देखे कि उसके अलजेब्रा में कम आए हैं, ज्योमेट्री में कम आए हैं, या ट्रिग्नोमेट्री में कम आए हैं, या किसी और चीज में उसने कम मार्क्स लिए हैं। फिर यहाँ पे उसको थोड़ा सा सोचने का मौका मिलेगा। सोचेगा जब तो फिर आप उसे बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल वो आके कहता है कि जी मेरे बाकी सारे सेशन में मार्क्स ठीक थे तो मेरे अलजेब्रा में मार्क्स बहुत कम है, तो आप उसका नेक्स्ट क्या बोलेंगे कि देखें आप पहले सिर्फ ये सोच रहे थे कि आप एक नाकाम तरीन है और आपने चीजों को एक नई तरह से देखना खत्म किया हुआ था। आप ये नहीं थे सोच रहे कि आपने इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करना है। अब आपने थोड़ा सा सोचा है, अब आपको ये पता चला है कि आप सिर्फ इस फील्ड में थोड़े कमजोर हैं, बाकी मैथ्स में आप बिल्कुल अच्छे हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने उस फील्ड पे थोड़ी तवज्जो देनी है। तो वहां पे उसकी उस चीज को आहिस्ता आहिस्ता उसको पता चलेगा कि अगर वो चीजों को उसी लिहाज से सोचता जा रहा है जिस तरह से पहले सोच रहा था यूनानिमसली, तो उसके लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं, उसको कोई फायदा ही नहीं दे रही। अब वहां पे आपने क्या किया बच्चों, आपने उसके उस प्रॉब्लम को या उस बिलीफ को एकदम से चेंज नहीं किया। आपने उसको कह दिया ठीक है तुमने हम मान रहे हैं कि तुम इसमें फेल हो गए हो, अच्छा अब तुम ऐसा करो ये देखो कि इसमें तुम सारे में फेल थे या किसी एक पॉइंट पे फेल हुए। यानी कि उसकी उस बड़ी सारे बिलीफ को जिसको वो कह रहा है कि वो नाकाम तरीन है, उस बिलीफ को आपने एक आहिस्ता 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 छोटे लेवल पे लाने की ट्राई की है। क्लियर है बच्चों? यस मैम। बच्चों सबको Yes, क्लियर ma'am. है? यस मैम। आमना मुझे लगता है वापस ही नहीं आई। अच्छा बच्चों उसके नहीं बाद मैम है आमना आवाज आ रही है? यस मैम। चलो शुक्र। अच्छा बच्चों यहाँ तक तो थी हमारी ये वाली टेक्निक्स। उसके बाद है ऑब्वियसली कुछ टेक्निक्स इनके बारे में हमने पहले बहुत पढ़ लिया कि आपने ऑटोमेटिक Yes, उसको ma'am. स्पेसिफाई करना है। जिस तरह से डिस्फंक्शनल थॉट रिकॉर्ड था ना हमारा, कि आप उसे कहेंगे कि थॉट रिकॉर्ड को देखें कि किस सिचुएशन में कैसा कैसा बिहेव किया, उसके क्या रिजल्ट्स निकले हैं। वो डिस्फंक्शनल थॉट रिकॉर्ड वाली जो शीट है आपकी, जरा याद करें उसे, जो हम लोग मैंने आपको दी थी। यहाँ पे आप उसके उन थॉट्स पे आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे। अब आपके पास रिकॉर्ड जमा हो गया, अब रिकॉर्ड को आपने अपने प्रैक्टिकल में लेके आना है। उसके बाद आप उसे कोई ना कोई होमवर्क असाइन करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि आप उसे कहेंगे अच्छा अगर मैं इस सिचुएशन को अलग अलग तरह से देखूं, कोई क्लाइंट आ रहा है वो किसी एक चीज में फेल है। फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आपको आके कहता है कि जॉब पे जितने भी लोग हैं वो सारे मुझसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं, वो पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं, हर चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, उनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है, वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं बोल सकता, तो इसका मतलब है मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो आप उससे पूछेंगे कि वो सब इन चीजों में ठीक है, मतलब नो डाउट वो चीजें भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या उन चीजों के होने से आपकी कभी जॉब परफॉर्मेंस पे कोई फर्क पड़ा है? कि अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं बोल सकते लेकिन आप कंप्यूटर का जो काम है वो इतना अच्छे से कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप अपना काम पूरी तरह से किए जा रहे हैं, आप उसमें कोई नहीं फर्क ला रहे। अगर आपकी चलें ड्रेसिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन आप हमेशा साफ सुथरे या धुले हुए कपड़े तो पहन के जाते हैं, लेकिन चले आप उसे एक नया आइडिया दे देंगे कि चले आप नेक्स्ट टाइम जो आपकी सैलरी आएगी तो आपने सबसे पहले अपने लिए नई ड्रेसेस खरीदने, लेकिन साथ उसे ये भी बताना है कि ड्रेसिंग ना होने से परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं आता, क्योंकि आपका काम ऐसा है ही नहीं है कि वहां पे आपने प्रेजेंट इतना नहीं करना। उसके बाद आप एक सेशन फॉर्मेट बनाएंगे। सेशन फॉर्मेट में क्या होगा, आप देखेंगे कि आपने क्लाइंट को हफ्ते में 1 बार बुलाना है, 2 बार बुलाना है, 3 बार बुलाना है, कैसे कैसे बुलाना है, हमने किस सेशन में क्या बात करनी है, क्लाइंट से ये सब कुछ पहले डिस्कस भी करना है कि आप कितनी फीस होगी, वो सारा कुछ जो हम लोगों ने बहुत अच्छी डिटेल में पढ़ा हुआ। लास्ट पे फिर हमारी टर्मिनेशन हो जाती है। टर्मिनेशन के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों। अब ये सारा थेराप्यूटिक प्रोसेस था, वो चीजें थी जिसपे क्लाइंट ने मतलब थोड़ी थेरापिस्ट ने पहले अपना काम करके रखना है। मतलब ये आपका होमवर्क है कि आपने खुद को प्रिपेयर करना है कि मैंने अब इस क्लाइंट को किस किस तरह से लेके चलना है। जैसे एक लॉयर करता है ना, सारी हिस्ट्री ले रहा होता है, सब लोगों से मिल रहा होता है, आप लोगों ने बहुत से ड्रामे भी देखे होंगे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा होता है, चीजें इकट्ठी कर रहा होता है, क्योंकि बाद में उसको पता होता है कि मैंने अब इसको इस पॉइंट पे जाके पकड़ना है, मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे सबसे पहले हैंडल करने की कोशिश करनी है। अब ये सारा आपका काम था। नेक्स्ट अब आपको ये सारा आपका होमवर्क था। नेक्स्ट अब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है कि अब आपने कहाँ पे किस चीज को किस टेक्निक के थ्रू ओवरकम करना है। सही है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई? यस मैम। अच्छा बच्चों, जी जी बच्चों मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं क्योंकि टाइम खत्म होने वाला, उसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं।
तब तक जरा मैं आपकी अटेंडेंस लेने की ट्राई करूँ। मैम एक ही बार में क्लास ले लिया, दूसरी बार नहीं। जो एक बार में हो ही नहीं रही, ट्राई तो मैंने किया था। मैम इतनी ले लिया करो। हो सकता है वो आहिस्ता आहिस्ता जूम को और अपग्रेड कर लें, लेकिन अभी तक ऐसे नहीं होता। नहीं मैंने कहा मैम इतनी ही ले लिया करें। इतनी नहीं ले सकती ना, फिर वो मुझसे पूछेंगे कि कम क्यों ली है, फिर मैं क्या जवाब दूँ। बाकी टीचर्स भी तो पूरी पूरी देते हैं। नो मैम 40 मिनट्स की लेते हैं। अच्छा जी बच्चों, बाकी किसी टीचर ने आपके साथ रिकॉर्डिंग्स शेयर की हैं? नो मैम। असल में ना मुझे रिकॉर्डिंग्स की ये नहीं समझ आ रही कि इसको किस तरह से अपलोड करना है। वैसे वो भी किसी को भी नहीं समझ आ रही, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैम अभी शेयर किसी ने नहीं की, तो आप भी अभी रहने दें मैम, जब कहेंगे तब कर देना। हाँ जी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ट्राई तो कर रही हूँ किसी तरह से पता चल जाए। एक्चुअली वो रिकॉर्डिंग इतनी लंबी होती हैं कि वो व्हाट्सएप पे भी आप 10 मिनट से ज्यादा के तो कर ही नहीं सकते। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हमारी कुछ टेक्निक्स हैं, थेराप्यूटिक टेक्निक्स हैं जो हम लोगों ने ये वाली स्लाइड्स तो ग्रुप में शेयर नहीं की हुई। जी बच्चों, मैंने ये स्लाइड इसलिए नहीं शेयर की कि अभी ना हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना ये टेक्निक्स, मैं सोच रही हूँ कि सारी टेक्निक जब कंप्लीट हो जाए ना तो मैं एक ही दफा ये स्लाइड शेयर कर दूँ, ताकि वो आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा। तो इसीलिए आप 1-2 दिन वेट कर लें, तो सारी कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर मैं इकट्ठी शेयर कर दूँगी, क्योंकि इस तरह से फिर सहर को भी कई दफा बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। मैम आपने ये खुद बनाई है? जी जी बच्चों, मैंने खुद बनाई है। मैम ये आपने बैकग्राउंड बड़ा मजे का लगाया। बच्चों बैकग्राउंड एक्चुअली मैंने लिया था नेट से ऑनलाइन, तो बाकी मैम ये बहुत मजे का लग रहा है मुझे। और मैम ये बिस्किट है? जी ये बिस्किट है और साथ ब्लैक कॉफी है, जो कि वैसे मैंने कभी नहीं पी। मैम मैं चाय अपनी ले आऊंगी, मुझे ये बिस्किट दे दे। ले ले, मैंने तो स्लाइड्स भी आपको दे देनी है। सही है मैम। अच्छा बच्चों, अब मैं मीटिंग एंड करती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा आप लोगों से कनेक्ट करती हूँ, बल्कि आप इसी के थ्रू दोबारा से जरा करें। ओके मैम। क्या है मैम सेम यही? जी जी बच्चों, बच्चों कोई पार्टिसिपेंट अब दोबारा आया? मैम नहीं मैम, वैसे सारे पहले वाले हैं। किंजा आज एब्सेंट है लाइट ऑफ की वजह से। कौन? मरियम किंजा। अच्छा चलें कोई बात नहीं। बिलाल भी, मैम बिलाल कह रहा था वो उसको जरूरी काम है तो वो बाहर गया है। कहना था चलें लास्ट तक आ जाए। मैम मैंने कहा था, वो कहते बस काम है इसलिए जाना पड़ा, मैम को बता देना मेरा। चलें ठीक है।